एक्सपीरियंस से यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि परसिस्टेंट डिजीजेस के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को जब भी केवल पैलिएटिव या एंटेगनिस्टिक यानी एंटीपैथिक रेमेडीज से दबाने की कोशिश की गई है तो उसके कुछ ही घंटों बाद हमेशा उसका उलटा असर यानी रिलैप्स हुआ है और अक्सर स्पष्ट तथा ज़्यादा गंभीर एग्रेवेशन दिखाई दिया है। जैसे दिन में लगातार नींद आने की टेंडेंसी के लिए फिजिशियन ने कॉफ़ी प्रिस्क्राइब की क्योंकि इसका प्राइमरी एक्शन एनलाइवनिंग होता है, लेकिन जब उसका असर खत्म हुआ तो दिन की सोमनोलेंस और बढ़ गई। रात में बार बार नींद खुलने की समस्या में बीमारी के दूसरे सिम्टम्स को नज़रअंदाज करके शाम को ओपियम दिया गया, जिसने अपनी प्राइमरी एक्शन से उसी रात स्टूपिफाइड डल स्लीप तो उत्पन्न कर दी, लेकिन उसके बाद की रातों में नींद पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। क्रॉनिक डायरिया में भी बाकी मॉर्बिड साइंस को देखे बिना वही ओपियम दिया गया, जिसका प्राइमरी एक्शन बावल को कॉन्स्टिपेट करना है। थोड़े समय के लिए डायरिया रुका, लेकिन बाद में वह और भी ज़्यादा बढ़ गया। हर तरह के वायलेंट और बार बार आने वाले पेन्स को ओपियम से थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता था, लेकिन वो हमेशा और ज़्यादा सिवेरिटी के साथ वापस लौटे। कई बार तो इंटॉलरेबल हो गए या उनकी जगह कोई और भी ज़्यादा सीरियस अफेक्शन आ गई। लंबे समय से चले आ रहे नॉक्टर्नल कॉफ में ऑर्डिनरी फिजिशियन को ओपियम देने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था, क्योंकि इसका प्राइमरी एक्शन हर इरिटेशन को सप्रेस करना है। पहली रात कॉफ शायद रुक गया, लेकिन अगली रातों में वह और ज़्यादा सीवियर हो गया, और अगर बार बार बढ़ी हुई डोसेस में इसे दबाया गया तो डिजीजेस में फीवर और नॉक्टर्नल पर्स्पिरेशन भी जुड़ गए। ब्लैडर वीकनेस, जिसके कारण यूराइन रिटेंशन होता है, उसे कैंथराइड्स के एंटीपैथिक स्टिमुलेशन से ठीक करने की कोशिश की गई। शुरुआत में यूराइन निकल गया, लेकिन बाद में ब्लैडर स्टिमुलेशन के प्रति और कम केपेबल हो गया। कॉन्ट्रैक्शन की शक्ति घटती गई और अंत में ब्लैडर पैरालिसिस का खतरा पैदा हो गया। कॉन्स्टिपेशन की क्रॉनिक टेंडेंसी को दूर करने के लिए लार्ज डोसेस में पर्गेटिव्स और लैक्सेटिव सॉल्ट्स दिए गए, जो बावल को बार बार इवैक्यूएट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में बावल पहले से भी ज़्यादा कन्फाइंड हो गया। क्रॉनिक डेबिलिटी को दूर करने के लिए वाइन दिया गया, जो सिर्फ अपनी प्राइमरी एक्शन में स्टिमुलेट करता है। उसके बाद सेकेंडरी एक्शन में ताकत और भी ज़्यादा गिर जाती है। बिटर सब्सटेंसेस और हीटिंग कॉन्डिमेंट्स से क्रॉनिकली वीक और कोल्ड स्टमक को मजबूत करने की कोशिश की गई, लेकिन इन पैलिएटिव्स की सेकेंडरी एक्शन में स्टमक और भी ज़्यादा इनएक्टिव हो गया। लंबे समय से चले आ रहे वाइटल हीट डिफिशिएंसी और चिली डिस्पोजिशन को वार्म बाथ से ठीक करने की उम्मीद की गई, लेकिन बाद में पेशेंट और भी ज़्यादा वीक, कोल्ड और चिली हो गया। सिवियर बर्न्स में कोल्ड वाटर से तुरंत रिलीफ तो मिलती है, लेकिन बाद में बर्निंग पेन अकल्पनीय लेवल तक बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन और फैल जाती है। लंबे समय से चले आ रहे कोरिजा और नेजल स्टॉपेज में स्टेन्यूटेटरी रेमेडीज से म्यूकस सिक्रीशन बढ़ाई गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि सेकेंडरी एक्शन में डिजीज और ज़्यादा एग्रेवेटेड हो जाती है और नोज और भी ज़्यादा बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म, जो अपनी प्राइमरी एक्शन में मस्कुलर एक्टिविटी को स्ट्रांगली स्टिमुलेट करते हैं, से क्रॉनिकली वीक या ऑलमोस्ट पैरालिटिक लिम्स कुछ समय के लिए एक्टिव हुए, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में मस्कुलर इरिटेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई और कंप्लीट पैरालिसिस हो गया। वेनिसेक्शन से हेड में क्रॉनिक ब्लड डिटर्मिनेशन हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इसके बाद कंजेस्शन और बढ़ गई। टाइफस के कई फॉर्म्स में जो कॉर्पोरियल और मेंटल ऑर्गन्स की पैरालिटिक टॉर्पर और अनकॉन्शियसनेस होती है, उसमें ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स लार्ज डोसेज में वलीरियन देते रहे, क्योंकि ये एनिमेशन और मोटर फैकल्टी बढ़ाने वाली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ प्राइमरी एक्शन है और उसके बाद ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी यानी एंटागनिस्टिक एक्शन में और भी गहरी स्टूपर और इमोबिलिटी यानी मेंटल और कॉर्पोरियल ऑर्गन्स की पैरालिसिस और अंततः डेथ की ओर चला जाता है। जिन डिजीजेस में वलीरियन सबसे ज़्यादा दी गई, वो ऑलमोस्ट इनफेलिबली फेटल साबित हुई। ओल्ड स्कूल फिजिशियन यह सोचकर खुश होता है कि पर्पल फॉक्स ग्लव की पहली डोज से कचक्टिक पेशेंट्स में स्मॉल रैपिड पल्स कुछ घंटों के लिए स्लो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में पल्स फिर तेज हो जाती है। रिपीटेड तथा लार्ज डोसेस का असर और कम होता जाता है और अंत में कोई असर नहीं होता।
बल्कि सेकेंडरी एक्शन में पल्स अनकाउंटेबल हो जाती है, स्लीप, एपेटाइट और स्ट्रेंथ खत्म हो जाते हैं और जल्दी डेथ या इंसैनिटी हो जाती है। एक शब्द में कहें तो ऐसे एंटागनिस्टिक यानी एंटीपैथिक रेमेडीज की सेकेंडरी एक्शन से डिजीज कितनी बार एग्रीवेटेड होती है या उससे भी ज्यादा बुरा परिणाम निकलता है, यह ओल्ड स्कूल अपनी फॉल्स थ्योरीज के कारण नहीं देख पाता, लेकिन एक्सपीरियंस उसे यह सच्चाई बेहद डरावने तरीके से सिखा देती है। जब ये सभी इल इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं, जैसा कि मेडिसिन के एंटीपैथिक यूज से बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है, तब ऑर्डिनरी फिजिशियन यह कल्पना करता है कि वो हर बार होने वाली नई एग्रेवेशन को उसी रेमेडी की और भी स्ट्रॉन्गर डोज देकर ओवरकम कर सकता है। इससे कुछ समय के लिए फिर से एक ट्रांजिएंट सप्रेशन तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब उस पैलिएटिव को बार बार और एवर इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में देना आवश्यक हो जाता है, इसलिए अंततः या तो कोई दूसरी उससे भी अधिक सीरियस डिजीज उत्पन्न हो जाती है या फिर बहुत सी स्थितियों में लाइफ स्वयं डेंजर में पड़ जाती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। लेकिन किसी भी कंसिडरेबल या लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज का कभी भी कोई वास्तविक क्योर नहीं होता। पेशेंट की सफरिंग्स को कम करने के लिए जो भी यूजुअल पैलिएटिव्स दिए जाते हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स, जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसी पीड़ा की इंक्रीज के रूप में सामने आते हैं। ओल्ड फिजिशियंस को फिर से टेम्परेरी रिलीफ के लिए उन्हें बार बार स्ट्रॉन्गर डोसेस में दोहराना पड़ता था। फिर भी यह प्रभाव न तो कभी परमानेंट होता था और न ही डिजीज के बढ़ते हुए रिकरेंस को रोकने के लिए कभी पर्याप्त सिद्ध होता था। लेकिन ब्रूसो, जिसने लगभग 25 इयर्स पहले प्रिस्क्रिप्शंस में अलग अलग ड्रग्स को सेंसलेस मिक्सिंग करने का विरोध किया था और फ्रांस में उस प्रथा का अंत किया जिसके लिए मानवता उसकी आभारी है, उसने बाद में अपना तथाकथित फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रस्तुत किया। यह उस समय किया गया जब होम्योपैथिक मेथड पहले से ही स्थापित हो चुकी थी, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये ट्रीटमेंट मेथड यह दावा करता था कि वह सभी सफरिंग्स को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और उनके रिकरेंस को स्थायी रूप से रोक सकता है, और इसलिए इसे सभी डिजीजेस पर लागू कर दिया गया, जबकि उस समय के पैलिएटिव्स ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। डिजीज को माइल्ड और हार्मलेस रेमेडी से हील करके हेल्थ स्थापित करने के बजाय ब्रूसो ने पेशेंट्स की पीड़ा को शांत करने का एक आसान मार्ग चुना, धीरे धीरे उनकी लाइफ की कीमत पर, और अंततः लाइफ को पूरी तरह एक्सटिंग्विश करने तक। दुर्भाग्य से यह मेथड उसके कॉन्टेम्पोरेरीज को पर्याप्त प्रतीत हुई। जब तक पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखता है, तब तक उसकी एलिमेंट्स प्रकट होती हैं और वह पेन को तीव्रता से महसूस करता है। वह कराहता है, रोता है, सहायता के लिए पुकारता है, जिससे फिजिशियन को तुरंत आकर रिलीफ देना पड़ता है। ब्रूसो को केवल इतना करना होता था कि वाइटल फोर्स को डिप्रेस करे और धीरे धीरे कम करता जाए, और परिणाम स्पष्ट था। जितनी अधिक बार पेशेंट का ब्लड लेटिंग किया जाता, जितनी अधिक लीचेस और कपिंग ग्लासेस वाइटल फ्लूइड को सक कर लेती, क्योंकि उसके अनुसार इनोसेंट और इरिप्लेसेबल ब्लड लगभग सभी एलिमेंट्स के लिए उत्तरदायी था, उसी प्रोपोर्शन में पेशेंट की पेन महसूस करने की शक्ति और अपनी एग्रीवेटेड कंडीशन को कंप्लेंट्स या जेस्चर से व्यक्त करने की क्षमता कम होती जाती। पेशेंट जितना कमजोर होता, उतना ही शांत दिखाई देता। आसपास के लोग इस अपैरेंट इम्प्रूवमेंट पर प्रसन्न होते और सफरिंग्स के लौटने पर, चाहे वे स्पैजम्स हों, सफोकेशन, फियर्स या पेन, वही उपाय फिर से अपनाने को तत्पर रहते, क्योंकि वे पहले उसे इतनी खूबसूरती से शांत कर चुके थे और आगे भी ईज देने का प्रॉमिस करते थे। लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डिजीजेस में जब पेशेंट में कुछ स्ट्रेंथ शेष रहती, तो उसे फूड से वंचित कर हंगर डाइट पर रखा जाता, ताकि लाइफ को और अधिक प्रभावी ढंग से डिप्रेस किया जा सके और रेस्टलेस स्टेट्स को इनहिबिट किया जा सके। डेबिलिटेटेड पेशेंट आगे किए जाने वाले ऐसे ही उपायों, यानी ब्लड लेटिंग, लीचेस, वेसिकेशन, वार्म बाथ्स आदि का विरोध करने में असमर्थ हो जाता। वाइटल एनर्जी के इस प्रकार बार बार रिडक्शन और एग्जॉस्शन के बाद डेथ का होना पेशेंट को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही कॉन्शियसनेस से वंचित हो चुका होता है। रिलेटिव्स जो ब्लड लेटिंग और वार्म बाथ से पेशेंट की अंतिम सफरिंग्स में आए अपैरेंट इम्प्रूवमेंट से ब्लाइंड हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते और आश्चर्य करते हैं कि पेशेंट कैसे इतनी शांति से संसार छोड़ गया।
फिर भी गॉड जानता है कि सिक बेड पर पेशेंट के साथ कोई ओवर्ट वायलेंस नहीं की गई थी, क्योंकि छोटे लांसेट की चुभन पेनफुल नहीं लगती। गम अराबिक सोल्यूशन, वो एकमात्र मेडिसिन जिसे ब्रूसो प्रयोग करता था, स्वाद में माइल्ड और बिना अपेरेंट एक्शन के थी। लीचेस का बाइट इनसिग्निफिकेंट लगती थी। ब्लड लेटिंग शांतिपूर्वक किया जाता था और लूकवार्म बाथ केवल सूद करने वाले प्रतीत होते थे। इसलिए यह मान लिया जाता था कि डिजीज शुरुआत से ही फेटल थी और फिजिशियन के सभी प्रयासों के बावजूद पेशेंट को दुनिया छोड़नी ही थी। इसी प्रकार रिलेटिव्स और विशेष रूप से दिवंगत के वारिस स्वयं को कंसोल कर लेते थे। यूरोप और अन्य स्थानों के फिजिशियंस ने डिजीजेस के इस सिंगल रूल ट्रीटमेंट को आसानी से स्वीकार कर लिया। इससे उन्हें आगे सोचने की आवश्यकता से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सोचने से अधिक कठिन कार्य शायद ही कोई हो। उन्हें केवल अपने कॉन्शियंस को यह कहकर शांत करना था कि वे इस सिस्टम के ओरिजिनेटर्स नहीं हैं, कि हजारों अन्य ब्रूसोइस्ट भी यही कर रहे हैं, और संभवतः डेथ के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, जैसा कि उनके मास्टर ने सिखाया था। इस प्रकार हजारों फिजिशियंस दुखद रूप से मिसलेड हुए और उन्होंने ठंडे मन से उन पेशेंट्स का वार्म ब्लड बहाया जो क्योर होने में सक्षम थे। इस तरह ब्रूसो के मेथड ने धीरे धीरे लाखों लोगों से लाइफ छीन ली, जिनकी संख्या नेपोलियन के बैटलफील्ड्स में मारे गए लोगों से भी अधिक थी। क्या यह गॉड की व्यवस्था थी कि ब्रूसो का वह सिस्टम जिसने मेडिकली क्योरेबल पेशेंट्स की लाइफ को नष्ट किया, होम्योपैथी से पहले आया, ताकि संसार की आंखें मेडिसिन की एकमात्र ट्रू साइंस और आर्ट यानी होम्योपैथी की ओर खुल सके, जिसमें क्योरेबल पेशेंट्स को हेल्थ और न्यू लाइफ प्राप्त होती है जब ये मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट्स एक इंडिफैटिगेबल डिस्क्रिमिनेटिंग फिजिशियन द्वारा प्योर और कॉन्शियंशियस मैनर में प्रैक्टिस की जाती है। यदि फिजिशियंस एंटागनिस्टिक यानी एंटीपैथिक तरीके से मेडिसिन देने के दुखद परिणामों पर थोड़ा सा भी गंभीरता से सोचने में सक्षम होते, तो वे बहुत पहले ही इस ग्रैंड ट्रूथ को पहचान लेते कि ट्रू रेडिकल हीलिंग आर्ट को डिजीज के सिम्टम्स के ऐसे एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट में ही खोजा जाना चाहिए। तब वे यह बात भली भांति समझ जाते कि जब डिजीज के सिम्टम्स के ऑपोजिट एक्शन वाली मेडिसिन यानी एंटीपैथिकली एम्प्लॉयड मेडिसिन दी जाती है, तो उससे केवल ट्रांजिएंट यानी थोड़ी देर की राहत मिलती है और उसके समाप्त होते ही निश्चित रूप से एग्रेवेशन होती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के ठीक उलट अर्थात सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन यदि लार्ज डोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट यानी सबसे माइन्यूट डोसेस में किया जाए, तो वह अवश्य ही परमानेंट और परफेक्ट क्योर उत्पन्न करेगा। लेकिन न तो उनके एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के बाद आने वाली स्पष्ट अग्रवेशन ने उन्हें कुछ सिखाया, न ही यह तथ्य कि किसी भी फिजिशियन ने कभी किसी कंसिडरेबल या लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज का स्थायी क्योर नहीं किया, जब तक कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन में कोई होम्योपैथिक मेडिसिनल एजेंट अनजाने में ही मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल न रहा हो, और न ही यह परिस्थिति कि नेचर द्वारा किए गए सभी रैपिड और परफेक्ट क्यूर्स हमेशा किसी क्रॉनिक डिजीज पर सिमिलर कैरेक्टर वाले किसी दूसरे डिजीज के सुपरवेंशन यानी अचानक आ जाने से ही हुए। इन सब में से किसी ने भी इतने लंबे सेंचुरीज के दौरान उन्हें इस सत्य तक नहीं पहुंचाया, जबकि यही वह नॉलेज है जो अकेले सिक के वास्तविक बेनिफिट का मार्ग खोल सकता है। लेकिन पैलिएटिव यानी एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के इस परनीशियस रिजल्ट और इसके ठीक विपरीत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की एफिकेसी किस बात पर डिपेंड करती है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिए गए उन तथ्यों से होता है जो मैनीफोल्ड ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस किए गए हैं। इन तथ्यों को मुझसे पहले किसी ने परसीव नहीं किया था, जबकि ये इतने पैल्पेबल, इतने एविडेंट हैं और हीलिंग आर्ट के लिए इनका महत्व वास्तव में असीम है। हर मेडिसिन अथवा कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी वाइटैलिटी पर एक्ट करता है, कम या ज्यादा मात्रा में वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है और व्यक्ति की हेल्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन पैदा करता है, चाहे वह परिवर्तन लॉन्गर पीरियड के लिए हो या शॉर्टर पीरियड के लिए। इस पहले प्रभाव को प्राइमरी एक्शन कहा जाता है। हालांकि यह प्रभाव मेडिसिनल पावर और वाइटल पावर दोनों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है, फिर भी इसका मुख्य कारण मेडिसिन की पावर ही होती है। इस प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट हमारी वाइटल फोर्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपोज करने का प्रयास करती है। यह विरोधी प्रतिक्रिया हमारे लाइफ प्रिजर्विंग पावर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, बल्कि एक तरह की ऑटोमेटिक एक्शन है जिसे सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन कहा जाता है।
जब आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स यानी मेडिसिन हमारे हेल्थी बॉडी पर प्राइमरी एक्शन करते हैं, जैसा कि आगे दिए गए एग्जाम्पल्स में बताया गया है, तब हमारी वाइटल फोर्स मानो केवल एक पैसिव अर्थात रिसेप्टिव अवस्था में रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह बाहर से कार्य कर रही आर्टिफिशियल पावर के प्रभावों को अपने ऊपर घटित होने देने के लिए विवश हो और इस प्रकार अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ में परिवर्तन होने दे। लेकिन इसके बाद वह जैसे फिर से जाग उठती है और या तो उस प्रभाव यानी प्राइमरी एक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट एक हेल्थ कंडीशन को उत्पन्न करती है, यदि प्रकृति में ऐसा कोई ऑपोजिट स्टेट मौजूद हो। यही काउंटर एक्शन या सेकेंडरी एक्शन कहलाती है और यह उतनी ही डिग्री में होती है जितनी डिग्री में मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन हुआ था तथा अपनी स्वयं की मतलब वाइटल फोर्स की एनर्जी के अनुपात में होती है। या फिर यदि प्रकृति में प्राइमरी एक्शन के ठीक विपरीत कोई अवस्था मौजूद न हो तो वाइटल फोर्स स्वयं को इंडिफरेंशिएट करने का प्रयास करती है, अर्थात वह अपनी सुपीरियर पावर का उपयोग उस बाहरी परिवर्तन को नष्ट करने में करती है जो मेडिसिन द्वारा उत्पन्न हुआ था और उसके स्थान पर अपनी नॉर्मल स्टेट को पुनः स्थापित कर देती है। यही सेकेंडरी एक्शन या क्यूरेटिव एक्शन कहलाती है। उपर्युक्त अफोरिज्म के एग्जाम्पल से हम सभी भली भांति परिचित हैं और ये प्राइमरी एक्शन तथा सेकेंडरी एक्शन यानी काउंटर एक्शन को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। यदि एक हाथ को गर्म पानी में डुबो दिया जाए तो वह उस दूसरे हाथ की तुलना में जिसे पानी में नहीं रखा गया था बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ये प्राइमरी एक्शन है, लेकिन जब उस हाथ को गर्म पानी से निकाल कर अच्छी तरह सुखा दिया जाता है तो थोड़े ही समय में वह ठंडा होने लगता है और अंत में दूसरे हाथ से भी अधिक ठंडा हो जाता है। ये सेकेंडरी एक्शन है। जो व्यक्ति अत्यधिक एक्सरसाइज करके गर्म हो गया हो यानी प्राइमरी एक्शन, उसे कुछ समय बाद चिलीनेस और शिवरिंग का अनुभव होना सेकेंडरी एक्शन है। जिसने एक दिन पहले बहुत अधिक वाइन पीकर शरीर को गर्म किया हो यानी प्राइमरी एक्शन, उसे अगले दिन हवा की हर सांस बहुत ठंडी लगती है। यह ऑर्गेनिज्म की काउंटर एक्शन यानी सेकेंडरी एक्शन है। जिस हाथ को लंबे समय तक बहुत ठंडे पानी में रखा गया हो वह पहले दूसरे हाथ की तुलना में बहुत अधिक पीला और ठंडा हो जाता है यानी प्राइमरी एक्शन। लेकिन ठंडे पानी से निकाल कर सुखाने के बाद वही हाथ न केवल दूसरे हाथ से अधिक गर्म हो जाता है बल्कि रेड और इन्फ्लेम्ड भी हो जाता है। ये सेकेंडरी एक्शन यानी वाइटल फोर्स की रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग कॉफी लेने के बाद जो अत्यधिक विवेसिटी दिखाई देती है वो प्राइमरी एक्शन है, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक स्लगिशनेस और ड्राउजीनेस बनी रहती है, वो रिएक्शन या सेकेंडरी एक्शन है। यदि इसे थोड़े थोड़े समय बाद फिर से कॉफी पीकर दबाया न जाए, जो कि केवल एक पैलेटिव उपाय है। ओपियम से उत्पन्न गहरी ट्यूबफाइड स्लीप यानी प्राइमरी एक्शन के बाद अगली रात और भी अधिक स्लीपलेसनेस हो जाना रिएक्शन अथवा सेकेंडरी एक्शन है। ओपियम से हुई कॉन्स्टिपेशन यानी प्राइमरी एक्शन के बाद डायरिया हो जाना सेकेंडरी एक्शन है। इसी प्रकार बावल्स को इरिटेट करने वाली मेडिसिन से पर्गेशन कराने के बाद कई दिनों तक रहने वाली कॉन्स्टिपेशन भी सेकेंडरी एक्शन ही है। इसी तरह जब किसी मेडिसिन की लार्ज डोसेस किसी हेल्थी पर्सन की हेल्थ में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करती है यानी प्राइमरी एक्शन, तो उसके बाद हमारी वाइटल फोर्स अपनी सेकेंडरी एक्शन में ठीक उसका ऑपोजिट इफेक्ट उत्पन्न करती है, यदि प्रकृति में ऐसा ऑपोजिट संभव होता है। लेकिन यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जब बहुत ही मिनट होम्योपैथिक डोसेस हेल्थी बॉडी पर एक्ट करती हैं तो उनसे कोई स्पष्ट एंटेगोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन दिखाई नहीं देता। प्रत्येक मेडिसिन की स्मॉल डोज निश्चित रूप से एक प्राइमरी एक्शन उत्पन्न करती है जिसे कोई पर्याप्त अटेंटिव व्यक्ति महसूस कर सकता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके विरुद्ध केवल उतनी ही रिएक्शन यानी सेकेंडरी एक्शन करता है जितनी उसकी नॉर्मल कंडीशन को फिर से रिस्टोर करने के लिए आवश्यक होती है, न उससे अधिक न कम। ये इनकॉन्ट्रोवर्टिबल ट्रूथ जो हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के सामने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं, हमें यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा देते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत होने वाला बेनिफिशियल एक्शन क्यों और किस प्रकार होता है।
और दूसरी ओर यही सत्य उतनी ही स्पष्टता से एंटीपैथिक अथवा पैलिएटिव ट्रीटमेंट की परवर्सिटी को भी सिद्ध कर देते हैं, जिसमें डिजीजेस को एंटागनिस्टिकली एक्टिंग मेडिसिन के द्वारा केवल दबाया जाता है। केवल सबसे अर्जेंट केसेस में, जहां लाइफ को इमीडिएट डेंजर हो, मृत्यु सामने खड़ी हो और जहां होम्योपैथिक रेमेडी के एक्शन के लिए बिल्कुल भी समय न मिले, जब आवर्स भी शेष न हो बल्कि मुश्किल से कुछ मिनट्स ही शेष हों, और यह भी केवल तब जब प्रीवियसली हेल्थी इंडिविजुअल्स में अचानक एक्सीडेंट्स हो जाए, जैसे एस्फिक्सिया, सस्पेंडेड एनिमेशन अथवा सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग आदि हो, तभी एक प्रिलिमिनरी मेजर के रूप में पैलिएटिव उपायों द्वारा इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी अर्थात फिजिकल लाइफ को स्टिमुलेट करना एडमिसिबल और जुडिशियस होता है, जैसे हल्के इलेक्ट्रिकल शॉक्स, स्ट्रॉन्ग कॉफी के क्लिस्टर्स, कोई स्टिमुलेटिंग ओडर या हीट का धीरे धीरे एप्लीकेशन आदि। जब यह स्टिमुलेशन हो जाती है तो वाइटल ऑर्गन्स की एक्टिविटी फिर से अपने पहले वाले हेल्थी मैनर में चलने लगती है, क्योंकि यहाँ किसी डिजीज को हटाना नहीं होता बल्कि केवल हेल्थी वाइटल फोर्स का ऑब्स्ट्रक्शन और सप्रेशन दूर करना होता है। इसी कैटेगरी में सडन पॉइजनिंग के एंटीडोट्स भी आते हैं, जैसे मिनरल एसिड्स के लिए एल्कलाइज, मेटालिक पॉइजन्स के लिए हेपारसल्फरस और ओपियम पॉइजनिंग में कॉफी तथा कम्फोरा और इपेकाक्वानहा आदि। इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकलता कि किसी डिजीज केस में होम्योपैथिक मेडिसिन गलत चुनी गई है, केवल इसलिए कि मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स डिजीज के कुछ लेस इम्पॉर्टेंट या माइनर सिम्टम्स के लिए एंटीपैथिक हो। यदि वही मेडिसिन डिजीज के अन्य स्ट्रॉन्गर, वेल मार्क्ड और पिक्यूलियर सिम्टम्स को सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स के अनुसार कवर और मैच करती है, अर्थात उन्हें ओवरपावर, डिस्ट्रॉय और एक्सटिंग्विश कर देती है, तो जो थोड़े से ऑपोजिट सिम्टम्स हैं वे भी मेडिसिन के एक्शन पीरियड के समाप्त होने के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं और क्योर को जरा सा भी रिटार्ड नहीं करते। इसी फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन ये भी कहते हैं, फिर भी वह नई सेक्ट जो दोनों सिस्टम्स को मिक्स करती है इसी ऑब्जर्वेशन का सहारा लेती है। हालांकि ये पूरी तरह व्यर्थ है, ताकि डिजीजेस में हर जगह दिखने वाले ऐसे एक्सेप्शंस को अपने लिए एक एक्सक्यूज बना सके और अपने कन्वीनियंट तरीके से एलोपैथिक पैलिएटिव्स और अन्य हानिकारक एलोपैथिक ट्रैश के उपयोग को जस्टिफाई कर सके, सिर्फ इसलिए कि उन्हें हर डिजीज केस के लिए सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी खोजने की मेहनत न करनी पड़े। इस तरह वे आसानी से होम्योपैथिक फिजिशियन दिखना तो चाहते हैं, जबकि सच में वे वैसे नहीं हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस उसी सिस्टम के स्तर की होती हैं जिसे वे फॉलो करते हैं और उनका व्यवहार करप्टिंग होता है। होम्योपैथिक क्योर्स में यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में दी जाने वाली अनकॉमनली स्मॉल डोसेस केवल इतनी ही होती हैं जितनी सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स के कारण लाइफ प्रिंसिपल की सेंसेशन से उस सिमिलर नेचुरल डिजीज को ओवरपावर और रिमूव करने के लिए पर्याप्त हो। जब यह नेचुरल डिजीज समाप्त हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म में केवल थोड़ी सी मेडिसिनल डिजीज ही बचती है, लेकिन डोज की एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइन्यूटनेस के कारण ये इतनी ट्रांजिएंट, इतनी स्लाइट और इतनी जल्दी अपने आप डिसअपियर हो जाती है कि वाइटल फोर्स को अपनी हेल्थ के इस छोटे से आर्टिफिशियल डिरेंजमेंट के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग या कंसिडरेबल रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह केवल उतनी ही रिएक्शन करता है जितनी उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ को फिर से हेल्थी पॉइंट तक एलिवेट करने यानी कंप्लीट रिकवरी करने के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि प्रीवियस मॉर्बिड डिरेंजमेंट के एक्सटिंग्विश हो जाने के बाद वाइटल फोर्स के लिए बहुत लिटिल एफर्ट ही रिक्वायर्ड होता है। एंटीपैथिक यानी पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में चाहे इसे कितनी ही एक्यूरेटली क्यों न किया जाए, वास्तव में इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। जिस मेडिसिनल सिम्टम्स को फिजिशियन डिजीज सिम्टम के ऑपोजिट के रूप में यूज करता है, जैसे एक्यूट पेन के सामने ओपियम की प्राइमरी एक्शन से होने वाली इंसेंसिबिलिटी और स्टूपेफैक्शन, वह डिजीज सिम्टम से न तो एलियन होता है और न ही एलोपैथिक, बल्कि मेडिसिनल सिम्टम और डिजीज सिम्टम के बीच एक क्लियर रिलेशन होता है। लेकिन यह रिलेशन वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, बल्कि उसका एग्जैक्ट रिवर्स होता है। यहाँ इंटेंशन ये रहती है कि डिजीज सिम्टम को उसके ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंटीपैथिकली चोजन मेडिसिन ऑर्गेनिज्म के उसी डिजीज पॉइंट को टच करती है जिसे होम्योपैथिक मेडिसिन भी करती है, क्योंकि उसे सिमिलर अफेक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन एंटीपैथिक मेडिसिन डिजीज के ऑपोजिट सिम्टम को केवल ऑपोजिट के रूप में कवर करती है और उसे लाइफ प्रिंसिपल यानी वाइटल फोर्स के लिए सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए अनऑब्जर्वेबल बना देती है। इसलिए एंटीगोनिस्टिक पैलिएटिव की एक्शन के फर्स्ट फेज में वाइटल फोर्स को किसी भी साइड से कुछ अनप्लेजेंट महसूस नहीं होता, न डिजीज सिम्टम से और न मेडिसिनल सिम्टम से, क्योंकि दोनों मानो आपस में डायनामिकली न्यूट्रलाइज हो गए हों, जैसे ओपियम की स्टुपेफाइंग पावर पेन को दबा देती है। इन पहले कुछ मोमेंट्स में वाइटल फोर्स खुद को बिल्कुल वेल फील करती है और न तो ओपियम की स्टुपेफैक्शन परसीव करती है और न ही डिजीज का पेन। लेकिन क्योंकि एंटागोनिस्टिक मेडिसिनल सिम्टम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरह ऑर्गेनिज्म में मौजूद मॉर्बिड डिरेंजमेंट की जगह एक सिमिलर और स्ट्रॉन्गर तथा आर्टिफिशियल डिजीज के रूप में ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, और इसलिए वाइटल फोर्स को सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज से अफेक्ट करके ओरिजिनल नेचुरल मॉर्बिड डिरेंजमेंट की प्लेस नहीं ले सकता। इस कारण पैलिएटिव मेडिसिन, जो डिजीज डिरेंजमेंट से टोटली डिफरेंट और उसके ऑपोजिट होती है, डिजीज को एराडिकेट किए बिना ही छोड़ देती है। जैसा पहले कहा गया, यह केवल डायनामिक न्यूट्रलाइजेशन का अपीयरेंस पैदा करती है, जिससे डिजीज कुछ समय के लिए वाइटल फोर्स की सेंसेशन से हट जाती है। लेकिन हर मेडिसिनल डिजीज की तरह यह भी जल्दी ही स्पॉन्टेनियसली एक्सटिंग्विश हो जाती है और डिजीज को वैसा ही छोड़ जाती है जैसा वह पहले थी। इसके अलावा क्योंकि पैलिएटिव्स को अपैरेंट रिलीफ देने के लिए लार्ज डोसेस में देना पड़ता है, यह वाइटल फोर्स को कंपेल करती है कि वो इस पैलिएटिव मेडिसिन के विपरीत एक ऑपोजिट कंडीशन प्रोड्यूस करे, यानी मेडिसिनल एक्शन का रिवर्स, जो कि अभी भी प्रेजेंट और अनडिस्ट्रॉयड नेचुरल मॉर्बिड डिरेंजमेंट का एनालॉग बन जाता है। इस प्रकार वाइटल फोर्स द्वारा उत्पन्न यह रिएक्शन यानी पैलिएटिव के अगेंस्ट डिजीज डिरेंजमेंट को और स्ट्रेंथन तथा इंक्रीज कर देती है। नतीजतन डिजीज सिम्टम, जो डिजीज का एक सिंगल पार्ट है, पैलिएटिव की एक्शन समाप्त होने के बाद और ज्यादा वर्स हो जाता है और यह वर्सनिंग पैलिएटिव की डोज के प्रोपोर्शन में होती है। इसलिए उसी एग्जाम्पल को लेते हुए पेन को रिलीव करने के लिए ओपियम की जितनी लार्ज डोज दी जाती है, ओपियम की एक्शन खत्म होते ही पेन उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने ओरिजिनल लेवल से भी ऊपर इंक्रीज हो जाता है। लिविंग ह्यूमन बीइंग में अपोजिट या एंटागोनिस्टिक सेंसेशंस का कोई भी परमानेंट न्यूट्रलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, जैसा कि केमिकल लैबोरेटरी में अपोजिट क्वालिटीज वाली सब्सटेंसेस के साथ होता है। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाश आपस में मिलकर एक बिल्कुल अलग सब्सटेंस बना लेते हैं, यानी एक न्यूट्रल सॉल्ट जो अब न तो एसिड रहता है और न ही अल्कलाई, और जो हीट देने पर भी डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन इस प्रकार की कंप्लीट अमैल्गमेशन और थरो कॉम्बिनेशन, जिसे कोई चीज परमानेंटली न्यूट्रल और इंडिफरेंट बन जाए, हमारे सेंसिफिक अपॉर्टस में एंटागोनिस्टिक नेचर के डायनामिक इंप्रेशंस के मामले में कभी नहीं होती। ऐसे केसेस में शुरुआत में केवल न्यूट्रलाइजेशन और म्यूचुअल रिमूवल का एक सेम्बलेंस यानी दिखावटी रूप दिखाई देता है, लेकिन एंटागोनिस्टिक सेंसेशंस एक दूसरे को परमानेंटली रिमूव नहीं कर पाती। जैसे कोई व्यक्ति गहरे शोक में डूबा हो तो किसी लाफेबल प्ले या मजाक से उसके आंसू थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन वे जोक्स जल्दी ही भूल जाते हैं और उसके बाद उसके आंसू पहले से भी अधिक अबंडेंटली बहने लगते हैं। ये प्रपोजिशन जितना प्लेन और साफ है, उतना ही इसे गलत समझ लिया गया है। इसके विरोध में कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि पैलिएटिव की सेकेंडरी एक्शन डिजीज के समान हो जाती है और इसलिए वह भी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह क्योर कर सकती है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी प्राइमरी एक्शन से क्योर करती है। लेकिन उन्होंने यह बात ध्यान में नहीं रखी कि सेकेंडरी एक्शन मेडिसिन की अपनी पैदा की हुई क्रिया नहीं होती, बल्कि यह हमेशा ऑर्गेनिज्म के वाइटल फोर्स की क्रिया होती है, जो उस पैलिएटिव के विरुद्ध एंटागोनिस्टिकली एक्ट करती है। इसलिए पैलिएटिव देने के बाद वाइटल फोर्स से जो सेकेंडरी एक्शन उत्पन्न होती है, वह उसी डिजीज के सिम्टम्स के समान अवस्था होती है, जिसे पैलिएटिव ने वास्तव में कभी जड़ से हटाया ही नहीं था।
और क्योंकि यह रिएक्शन उसी मौजूद डिजीज के विरुद्ध होती है, इसलिए वाइटल फोर्स की यह सेकेंडरी एक्शन उस डिजीज को कम नहीं करती बल्कि उसे और अधिक बढ़ा देती है। एफरिज्म को और अधिक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर हैनीमन कहते हैं, जैसे किसी अंधेरे कारागार में जहां कैदी अपने बिल्कुल पास की चीजों को भी बड़ी मुश्किल से पहचान पाता है, यदि अचानक कोई लैंप जला दिया जाए तो चारों ओर तुरंत तेज रोशनी फैल जाती है और उस दुखी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बहुत आराम और सुविधा महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वह फ्लेम बुझ जाती है, उतनी ही अधिक तेज रोशनी के बाद अंधेरा और भी गहरा हो जाता है और तब उसके चारों ओर की हर वस्तु पहले की तुलना में भी अधिक डिफिकल्ट हो जाती है देखने के लिए। अब तक जो सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं, उनसे हम अनिवार्य रूप से निम्न निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला, यह कि डिजीज में जो कुछ भी वास्तव में मॉर्बिड होता है और जिसे क्योर किया जाना चाहिए, वह केवल पेशेंट की सफरिंग्स और उसकी हेल्थ में होने वाले परसेप्टिबल चेंजेस से ही बना होता है। दूसरे शब्दों में, डिजीज केवल टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स में ही प्रकट होती है और इन्हीं सिम्टम्स के माध्यम से वह अपने लिए आवश्यक मेडिसिन की मांग करती है। इसके विपरीत, डिजीज के नाम पर माने जाने वाले इंटरनल कॉजेज, अकल्ट क्वालिटीज या इमेजिनरी मटेरियल मॉर्बिफिक प्रिंसिपल्स केवल आइडल ड्रीम्स हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, यह कि हेल्थ की जिस डिरेंज स्टेट को हम डिजीज कहते हैं, उसे केवल हेल्थ की एक दूसरी रेवोल्यूशन के द्वारा ही मेडिसिन के माध्यम से फिर से हेल्थ में बदला जा सकता है। इसलिए मेडिसिन की एकमात्र क्यूरेटिव पावर इसी में निहित होती है कि वे ह्यूमन हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर करें, अर्थात विशेष प्रकार के मॉर्बिड सिम्टम्स को एक्साइट करें। और इस शक्ति को हम सबसे अधिक स्पष्टता और शुद्धता से तब जानते हैं जब मेडिसिन को हेल्थी बॉडी पर टेस्ट किया जाता है। तीसरा, यह कि सभी अनुभवों के अनुसार कोई भी नेचुरल डिजीज कभी भी ऐसी मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकती जो हेल्थी व्यक्ति में उससे डिसिमिलर मॉर्बिड स्टेट उत्पन्न करती हो, अर्थात एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से कभी क्योर नहीं होता। बल्कि नेचर में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता जहां किसी इनहेरेंट डिजीज को उसमें एक दूसरी डिसिमिलर डिजीज जोड़कर नष्ट, एनाहिलेट या क्योर किया गया हो, चाहे वह नई डिजीज कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। चौथा, यह कि अनुभव ये भी सिद्ध करता है कि ऐसी मेडिसिन जो हेल्थी व्यक्ति में डिजीज के किसी सिम्टम के ऑपोजिट यानी एंटागनिस्टिक आर्टिफिशियल सिम्टम पैदा करती है, लॉन्ग स्टैंडिंग अफेक्शंस को कभी क्योर नहीं कर सकती। उनसे केवल एक बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलता है, जिसके बाद हमेशा एग्रेवेशन होती है। संक्षेप में, सीरियस और क्रॉनिक डिजीजेस में एंटीपैथिक और केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट पूरी तरह इनएफिकेशियस होती है। पांचवा, यह कि तीसरी और एकमात्र अन्य संभव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेथड, जिसमें नेचुरल डिजीज की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो हेल्थी व्यक्ति में मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स उत्पन्न करने में सक्षम हो, और वह भी सूटेबल डोज में, यही एकमात्र एफिकेशियस रिमीडियल मेथड है। इसी मेथड से वे डिजीजेस जो वास्तव में वाइटल फोर्स की प्योरली डायनामिक डिरेंजमेंट्स होती हैं, ओवर पावर की जाती है और इस प्रकार आसानी से, पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से एक्सटिंग्विश होकर समाप्त हो जाती है। ये क्योर लाइफ प्रिंसिपल की सेंसेशन में होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा उत्पन्न स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिरेंजिंग इरिटेशन के कारण होता है, और इस प्रोसीजर का एग्जाम्पल हमें अनफेटर्ड नेचर स्वयं देती है। जब किसी पुरानी डिजीज पर एक नई उससे सिमिलर डिजीज जुड़ती है, जिससे पहली डिजीज शीघ्र और सदा के लिए एनहिलेट होकर क्योर हो जाती है।